हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं ज्योति शर्मा इस वीडियो में आपके साथ माइकल ड्रेटन की एक सोनेट डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका टाइटल है सिंस देयर इज़ नो हेल्प। ये सोनेट सेम शेक्सपियरियन स्टाइल में ही लिखी हुई है। शेक्सपियरियन कह लीजिए, आप इंग्लिश सोनेट कह लीजिए, यानी जो शेक्सपियर का स्टाइल है ना, सेम उसी तरीके से ये लिखी हुई है। 3 क्वाड्रेंट एंड 1 कपलेट, और ये हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में लास्ट में, तो वीडियो पे लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले जानते हैं हमारे पोइट के बारे में जिसने इस खूबसूरत सी सोनेट को लिखा है। वो है माइकल ड्रेटन। माइकल ड्रेटन एलिजाबेथन इरा के इंग्लिश पोइट हैं जिनका जन्म 1563 में हुआ है। आप 1563 को ना कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं कि देखिए, शेक्सपियर का तो आपने रट लिया होगा। शेक्सपियर का जन्म हुआ है 1564 में और ठीक 1 साल पहले इनका जन्म हुआ है। इस तरीके से याद कर सकते हैं आप। जब आप रिलेट करके याद करते हैं ना, सीरियसली 2 चीज़ें याद होती है। अब देखो, आपको शेक्सपियर का ना एक बार से रिवाइज हो गया, ठीक है। शेक्सपियर का बर्थ जो है वो रिवाइज हो जाएगा, साथ में ड्रेटन जो है उनका लर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से रिलेट करके याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं हमारे पोएम की फॉर्म क्या है। फॉर्म वही जो अभी हमने आपको बताई कि 3 क्वाड्रेंट रहेंगे एंड एक फाइनल कपलेट होगा। सेम राइम स्कीम रहना है और ये हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि ये पोएम निकली कहाँ से है, क्या है इसका मतलब, जो मेन जो क्या है ना खजाना, कहाँ से निकली है। ये आइडियाज़ मिरर जो कि ड्रेटन ने लिखी है 1594 में जो पब्लिश हुई थी, उसमें 61st सोनेट है ये। अब देखो, मैं आपको ना एक छोटा सा बैकग्राउंड बताती हूँ इस पोएम का, ताकि आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आए और आपको मज़े भी आए इसको पढ़ने में। एक्चुअली 61st सोनेट है ये, है ना। इससे पहले बहुत सारी सोनेट लिख चुके हैं ये राइटर। अब उन सोनेट्स के अंदर एक्चुअली क्या हुआ है कि इन्होंने अपनी बिलव्ड को ना बहुत मनाने की कोशिश करी है। आप तो ये मान के चलो, क्योंकि आपको इसको समझना है, हमें तो समझना है अच्छे से, और इसका असेंस समझ में आना चाहिए, वो हमारे लिए ज़रूरी है। इन्होंने क्या किया है कि जो पहले जो सोनेट्स लिखी हैं उन सोनेट्स के अंदर अपनी बिलव्ड को मनाने की बहुत सारी कोशिश कर चुके हैं ये। अब बेचारे को कोशिश करते 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 लंबा टाइम निकल गया और अब इन्होंने घुटने टेक दिए। तो 61st सोनेट के अंदर आपको दिखाई देगा एक ऐसा लवर जो परेशान हो गया है, थक गया है। उसे लग रहा है कि रिलेशनशिप जो है ना बस अब ओवर है, क्योंकि एक तरफा है ये जो प्यार है इसका। ये इसको लग रहा है कि एक तरफा है, इसकी तरफ तो कुछ है ही नहीं, और ये अगर कोशिश करेगी तो वापस सब कुछ सही हो जाएगा। फाइनल कपलेट के अंदर वो हमें यही बताएंगे कि अगर तुम कोशिश करोगी ना तो हमारा प्यार जो है वो वापस से जिंदा हो जाएगा। बट मेरी तरफ से तो है ना, अब बिल्कुल एकदम ये समझ लो लास्ट हो गया है, मतलब अब मेरे तो बस की बात रही ही नहीं है। तो बहुत प्यारी सी वर्डिंग यूज़ की है इन्होंने, हम इंजॉय करते हैं इसको। लेकिन सबसे पहले जानते हैं थीम। देखो, थीम अभी हमने बात करी है, आ गया थीम सामने, अनरिक्वेटेड लव। अनरिक्वेटेड का मतलब ही एक तरफा होता है, मीन्स नॉट रिटर्न इन द सेम वे बाय द पर्सन यू हैव फीलिंग्स। बिल्कुल सेम वैसे की वैसी आपको रिटर्न नहीं मिल रही है, जिसके लिए आपको फीलिंग्स है ना रिटर्न में वैसी नहीं मिल रही है। इसको एक तरफा आप कह सकते हैं, लव, एक तरफा प्यार, और कॉम्प्लेक्स इमोशंस इसका थीम है। मैसेज सेम इसी से रिलेट कर रहा है, क्योंकि इसी की तो बात कर रहे हैं हम पोएम की। मैसेज पोएम ये देती है कि लव कैन बी कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग। लव हो सकता है कॉम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग, और अगर हम ट्राई भी करते हैं ना मूव ऑन करने की, तो फिर क्या होता है, हमारी फीलिंग्स जो हैं वो ख़त्म नहीं होती, वो लंबे समय तक बनी रहती हैं। ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है पोइट हमें कि ऐसा नहीं है कि प्यार है किसी से तो मतलब एक बटन की तरह फीलिंग्स है कि बटन को ऑन किया फीलिंग्स ऑन हो गई, बटन को बंद किया फीलिंग्स ख़त्म हो गई। नहीं भाई, फीलिंग्स है ये, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती। तो चलिए देखते हैं पोइट की फीलिंग्स का क्या हो रहा है। वेरी फर्स्ट लाइन, सिंस देयर इज़ नो हेल्प। ये तो हमारे टाइटल में ही था कि सिंस देयर इज़ नो हेल्प कम लेट अस किस एंड पार्ट। अब देखो, आपको ना यहाँ पे मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा दिमाग के अंदर, पढ़ते पढ़ते आपको खुद के लगेगा कि एक तरफ तो बंदा दूर जाने की बात कर रहा है कि चल छोड़, खत्म हो गया सब कुछ, अब चलो अपने अपने घर चलते हैं, खत्म करते हैं सारा किस्सा। लेकिन एक तरफ आगे देखना क्या कहने की कोशिश करेंगे। पहले वेरी फर्स्ट लाइन को क्लियर कर लेते हैं। सिंस देयर इज नो हेल्प, कि अब कुछ भी नहीं बचा है मदद करने को, यानी अब कुछ भी नहीं है हमारे रिलेशनशिप में, जो हमारे रिलेशनशिप जो है बनी रहे, अब कुछ नहीं है। कम आओ, लेट अस किस, आखिर हम दोनों किस करते हैं और पार्ट हो जाते हैं, यानी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब देखो, अलग होने की बात कर रहे हैं और साथ में किस करने की बात कर रहे हैं, तो हमारे जो पोइट है ना भाई, वो है इंग्लैंड से, वो इंडिया के नहीं है।
इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, वेलकम करते हैं तो भी किस होती है। एक दूसरे से अगर बाय कर रहे हैं, जा रहे हैं कहीं दूर तो भी किस होती है। तो ये कैसी किस है, ये है एक दूसरे से अलग होने वाली। तो ये कह रहे हैं कि ठीक है किस्सा ख़त्म करो, बहुत हो गया, अब मेरे से भी नहीं हो पाएगा, मेरी अब जोर नहीं चलने वाली, एक काम करते हैं अलविदा ले लेते हैं, एक दूसरे से ख़त्म करते हैं सारा मामला। तो पहली लाइन जो है हमारी क्लियर कर रही है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, आओ और अलविदा करो एक दूसरे को और किस करके फाइनल कर दो बात, बस ख़त्म करो मतलब। लेकिन एक चीज़ और निकल के आ रही है यहाँ से कि वो किस करने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इमोशंस आर देयर, है ना, अभी भी रिलेशनशिप के अंदर इमोशंस बचे हैं, चाहे एक तरफा ही सही पर इमोशंस अभी भी हैं। तो हम साथ के साथ ना पोएटिक डिवाइसेस जो है ना उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए सेकंड लाइन देख लेते हैं। ने का मतलब नो ही होता है, ठीक है। आई हैव डन यू गेट नो मोर ऑफ मी। आप ना अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज़ बैठा के चलिए कि पोइट ने खूब मनाने की कोशिश कर ली, भाई उससे नहीं मानी, अब वो थक गया। बस ये चीज़ अगर आपने अपने माइंड में बिठा ली ना, ये पोएम आपको एकदम एक झटके से समझ में आ जाएगी। ने आई हैव डन कि नहीं हो गया बस मेरा, तो अब और कुछ नहीं हो सकता। यू गेट नो मोर ऑफ मी, अब मेरे से अब तुम्हें और कुछ नहीं मिल सकता। यानी अब मैं तुमसे कहूँ सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मतलब अब मैं और कुछ नहीं कर सकता भाई, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलने वाला, ना मैं ऐसा कुछ करने वाला। मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, पोइट ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है भाई। पोइट सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तुम्हें मुझसे कुछ नहीं मिल सकता, मैं थक गया हूँ। तो यहाँ पे पोइटिक डिवाइस देखेंगे पहले। ने एंड नो, रिपीटेशन हो गया, अब है ये नो का ही रिपीटेशन, नो ही है ये ने, तो ये आ गया हमारा रिपीटेशन। एलिट्रेशन भी है यहाँ पे। एलिट्रेशन तो आप सारे के सब बहुत इंटेलिजेंट हो, सबको पता है कि कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन ही एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। आगे चलते हैं। एंड आई एम ग्लैड। अब देखो, अब यहाँ पे है ना कन्फ्यूज़न आएगा दिमाग में कि भाई इन दो लाइन के अंदर तो कह रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, चलो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। थर्ड लाइन में क्या कह रहा है, एंड आई एम ग्लैड। बताओ, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं मैं खुश हूँ, या ग्लैड विद ऑल माई हार्ट, पूरे दिल से खुश हूँ। अब देखो यहाँ पे है ना आपको समझ में आएगा कि जब हम किसी को ये बात बोल रहे हैं कि रिलेशनशिप ओवर हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, तू तेरे रास्ते जा, मैं मेरे रास्ते जाता हूँ, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मैं खुश हूँ, इसका मतलब वो अपनी बिलव्ड की खुशी में खुश है, यानी फीलिंग्स आर हेयर, है ना, यहाँ पे प्रेजेंट है ना फीलिंग्स। एक तरफा प्यार नजर आ रहा है कि वो क्या कह रहा है कि ठीक है खत्म करो सब कुछ, तुम तुम्हारे रास्ते जाओ, मैं मेरे रास्ते जाता हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि तुम्हारी खुशी में खुश हूँ, मैं खुश हूँ और पूरे दिल से खुश हूँ। दैट द सो क्लीनली आई माई सेल्फ कैन फ्री, और मैं खुश हूँ अगर ऐसा हो जाता है कि तुम अपने एक तरफ चली जाओ, मैं अपने एक तरफ चला जाता हूँ, ये सब चीज़ करने से क्लीनली आई माई सेल्फ कैन फ्री, मैं अपने आप को बिल्कुल आज़ाद महसूस करूँगा, यानी मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा हो जाएगा अगर, तो मैं अपने आप को बहुत ही फ्री फील करूँगा। अब पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। ग्लैड वर्ड रिपीट हुआ है यहाँ पे, तो रिपीटेशन है। देखिए एक ग्लैड ये आ गया, एक ग्लैड ये आ गया, रिपीटेशन हो गया ना, तो ये पोएटिक डिवाइस है। एलिट्रेशन आप खुद निकालेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करके कुछ बताते हैं ना, जैसे कि ये पढ़ा और ये इसका ये आंसर है, जब मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ और आप आंसर करते हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मीन्स वो क्लासरूम वाली फीलिंग आती है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ एलिट्रेशन कहाँ पे आया है। ओके चलिए आगे चलते हैं हम। शेक हैंड्स फॉर एवर कैंसिल ऑल आवर वोज। अब लास्ट कह रहा है कि चलो शेक हैंड कर लेते हैं, हाथ मिला लेते हैं, और उसके बाद में सारे कस्में वादे जो हैं उनको सबको भूल जाते हैं, जो भी हमने प्यार में किए थे एक दूसरे के, जब हम साथ थे, हमने कस्में खाई थी, वादे किए थे, सबको भूल जाते हैं, सबको कैंसिल कर देते हैं, एक बार और हाथ मिला लेते हैं। अब देखो हाथ मिलाने का मतलब होता है वेलकम करना, एक तरह से रिलेशनशिप को शुरू करना, एक दूसरे से जान पहचान बनाना, यही होता है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, शेक हैंड जो हो रहा है यूज़, वो हो रहा है अलविदा के लिए, यानी फाइनल, अब वो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो यहाँ पे ना हम मेटाफर बताएंगे, मेटाफर ही यूज हुआ है, रूपक अलंकारी, क्योंकि शेक हैंड फॉर एवर यूज किया है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एंडिंग रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशनशिप की, सो इट इज मेटाफर। आगे चलिए। एंड व्हेन वी मीट एट एनी टाइम अगेन, यहाँ पे एलिट्रेशन, सॉरी आपको दिखा दिया मैंने एलिट्रेशन कहाँ पे है, ये देखिए डब्लू डब्लू रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड डब्लू, इट मीन्स हेयर इज एलिट्रेशन। अब कह रहा है कि जब भी हम कभी भी एक दूसरे से मिलें तो क्या होगा, बी
इट नॉट सीन इन ईदर ऑफ आवर ब्रोज। तो हमारी ब्रोज में ये बात नहीं दिखनी चाहिए। अब यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है हमारी लाइन, ना कोई फुल स्टॉप आया, ना कोई कोमा आया, और ये देखिए कंटिन्यू यहाँ पे आ गई। दैट वी वन जोट ऑफ फॉर्मर लव रिटेन। ब्रो का मतलब आप जानते हैं, जो आईज के ऊपर बनी हुई होती है ना, कुछ इस तरीके से, है ना, आंखों के ऊपर, ये होती है ब्रोज। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि अपन जब खुश होते हैं, बहुत ही हैप्पी होते हैं, तो हमारी ब्रोज जो है इस तरह से दिखेंगी, फेस पे स्माइल इस तरह से दिखेगी। बट अगर हम थोड़े से उदास होते हैं तो थोड़ी सी यूं आंखें मतलब हो जाती है, ब्रोज जो है यूं थोड़ा सा फेस बन जाता है, ये थोड़ी यूं हो जाती है, मीन्स थोड़ा ऐसे सलवटे सी आ जाती है ना ब्रोज के अंदर। वो चीज़ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चाहे कभी भी मिलें, कहीं भी मिलें, लेकिन हमारे फेस के ऊपर एक्सप्रेशन जो है वो ऐसे आने ही नहीं चाहिए कि जैसे थोड़ी बहुत भी फीलिंग हमारे बीच में बची है। वन जोट जोट होता है एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट, छोटी सी क्वांटिटी, कतरा आप कह सकते हो। एक छोटा सा कतरा भी प्यार का जो है वो हमारे बीच में नहीं बचा है। ये चीज़ नहीं दिखनी चाहिए बिल्कुल भी। एक दूसरे से मिले तो ऐसे मिले अजनबी हैं, एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं। देखिए, पोएटिक डिवाइसेस, ब्रोज रिप्रेजेंट कर रही है ओवरऑल एक्सप्रेशन को। हाइपर बोले वन जोट, क्योंकि यहाँ क्या है, बड़ा चढ़ा के बोल दिया। वन जोट, एक कतरा भी प्यार का नहीं बचा। ऐसा फीलिंग्स में नहीं होता। फीलिंग्स एकदम से, मैंने बोला ना कि स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली कंडीशन नहीं होती है, फीलिंग्स नहीं निकलती है। जब भी हम किसी अपने जानकार से मिलते हैं तो अगर वो हमारा अच्छा वाला दोस्त होता है तो हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है, हमारी जो ब्रोज हैं वो भी एकदम स्प्रेड सी हो जाती है, मतलब अच्छा लगता है। और अगर कोई ऐसा मिल जाता है जो हमें पसंद नहीं है, जो हमसे झगड़ा करता है, हमें बुरा लगता है, तो हमारी जो ब्रोज हैं ये ऐसे सिकुड़ जाती है, फेस भी ऐसे अजीब थोड़ा सा हो ही जाता है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पर एग्जरेट करने के लिए इन्होंने जोट वर्ड यूज़ किया है, जो कि फीलिंग्स को बता रही है। एंजाबमेंट यहाँ आया, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ लाइन खत्म नहीं हुई, ना कोई फुल स्टॉप, ना कोई कोमा, और ये कंटिन्यू यहाँ तक चल रही है। इट इज़ कॉल्ड एंजाबमेंट। आगे चलते हैं, ये कॉटन कंप्लीट है हमारा। देखिए, नाउ एट द लास्ट गैस्प ऑफ लव्स लेटेस्ट ब्रेथ। अब यहाँ ये बता रहे हैं कि जो प्यार था ना मेरी तरफ से, जो मैंने कोशिश की है इतनी कि तुम्हारी तरफ से भी उतना ही हो, अब उस प्यार की आखिरी सांसें चल रही हैं, बिल्कुल लास्ट सांस ले रहा है, आह भर रहा है, मतलब लास्ट में है, एकदम ख़त्म होने वाला है। व्हेन हिज पल्स फेलिंग, और अब ये कंडीशन है कि जब उसकी जो पल्स है वो भी फेल हो रही है। किसकी? प्यार की। अब ये लव है ना, इसका पर्सोनिफिकेशन हो रहा है एक तरह से, क्योंकि लव इंसान नहीं है कि इसकी हार्ट बीट चलेंगी, इसकी पल्सेस चलेंगी, ये सांस लेगा, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन आएगा, वो अभी हम पोएटिक डिवाइस में देखेंगे। पेशेंस स्पीचलेस लाइज। अब पेशेंट जो धैर्य जो है उसने भी जवाब दे दिया, वो भी स्पीचलेस हो गया, कोई बोलने के लिए मतलब कुछ बचा ही नहीं है। व्हेन फेथ इज नीलिंग बाय हिज बेड ऑफ डेथ, और विश्वास जो है उसने भी घुटने टेक दिया, यानी तुम्हारे मेरे बीच में विश्वास भी नहीं बचा है। कहने का मतलब क्या है, उनकी तरफ से उन्हें ये लग रहा है कि मैंने अथक प्रयास कर लिया है और अब कुछ नहीं हो सकता, रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल ख़त्म बराबर। एंड इनोसेंस इज क्लोजिंग अप हिज आइज, और जो मासूमियत बची थी ना प्यार में थोड़ी बहुत, वो भी अब ख़त्म हो गई है, उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली है। देखिए, पोएटिक डिवाइसेस से एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो लास्ट गैस्प जो यूज़ किया है ये एज ए मेटाफर यूज़ हुआ है, क्योंकि लास्ट गैस्प यहाँ पे क्या बताया कि लव जो है वो क्या कर रहा है, आखिरी अपनी सांस ले रहा है। ठीक है, ये पर्सोनिफिकेशन भी है ये, और पेशेंट जो आ गया है पर्सोनिफिकेशन है, पल्स के लिए यूज़ कर लिया, इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन है कि लव के अंदर ये क्वालिटीज़ दिखाई गई हैं, है ना, कि उसको इंसान बताया गया है एक तरह से, जिसमें पैशन है, जो पल्स भी हैं, जिसमें फेथ भी है, तो ये पर्सोनिफिकेशन भी है। सिजुरा कैसे है कि यहाँ पे ना कि एक पॉज आता है, देखिए यहाँ एक ठहराव आता है पंचुएशन के साथ में कि ही इज़ पल्स फेलिंग। एक बार के लिए जब अपन बोलते हैं बहुत दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जब हम नहीं कहते बस अब बहुत हो गया, रुकते हैं ना, तो वो जो ठहराव है ना उसे बोलता है सिजुरा। एलिट्रेशन भी है यहाँ पे, और एलिट्रेशन निकालेंगे आप, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से आता है। एलिट्रेशन कहाँ है, किस वर्ड में है, आपको खुद से बताना है। ओके, तो ये हमारी पोएटिक डिवाइसेस थी। अब चलते हैं हम आगे। इन लाइंस के अंदर यहाँ फेथ एंड इनोसेंस के अंदर पर्सोनिफिकेशन ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये लास्ट हमारी कपलेट बची है। इस कपलेट में यहाँ पोइट ये कह रहे हैं कि भाई मैंने तो पूरी प्रयास कर ली, मैंने तो पूरी कोशिश कर ली, अब ऑल अपॉन यू। कैसे, देखिए, नाउ इफ दाउ, दाउ इज एन आर्केक वर्ड, इट मीन्स यू, यू वुडस्ट व्हेन ऑल हैव गिवन हिम ओवर, कि जब सब कुछ खत्म हो गया मेरी तरफ से, मीन्स मेरी आस, मेरा विश्वास, मतलब सब कुछ
सब कुछ जब खत्म हो गया, फ्रॉम डेथ टू लाइफ, फ्रॉम डेथ टू लाइफ, देखो आप, यानी जब सब कुछ खत्म हो गया, यानी मेरी तरफ से तो सब कुछ एकदम डेथ हो गया, एकदम एंड जीरो, एकदम जीरो, और इस जीरो से तुम लाइफ पे ला सकती हो, 100% पे ला सकती हो। कौन ला सकती हो? यू, दाओ यानी यू, माइटेस्ट हिम यट रिकवर, दोबारा से सब कुछ रिकवर हो सकता है। ये जो प्यार है ना हमारा, ये जो लव है, ये रिकवर हो सकता है, यानी सब कुछ पहले जैसा हो सकता है। डेथ टू लाइफ, हम फिर से आ सकते हैं, जीरो से 100% पे फिर से आ सकते हैं। तुम्हारे मेरे बीच में फिर से वही प्यार हो सकता है, लेकिन अगर तुम चाहो तो, ठीक है। तो पोएटिक डिवाइस, मेटाफर, बिकॉज लव कंपेयर टू ए डाइंग पर्सन, हियर इज डेथ टू लाइफ इज मेंशन ना, कि लव को एकदम ऐसे बताया कि भाई देखो प्यार है, खत्म हो गया बिल्कुल, लेकिन उसको 100% ला सकती हो तुम। तो ये क्या है, डाइंग पर्सन की तरह यूज किया है इसको, तो यहाँ मेटाफर है। तो ये थी हमारी सोनेट। अब हम जानेंगे ये जो सोनेट जो लिखी है उसका पैटर्न। सोनेट का पैटर्न वही क्वार्टर एंड कपलेट है। क्वार्टर का मतलब 4 लाइन्स होती हैं एंड कपलेट मीन्स 2 लाइन्स। ओके, क्वार्टर जो है 4 लाइन्स का स्टेंजा, ये 2 लाइन्स का स्टेंजा है, लेकिन पोजीशन क्या रहती है? पोजीशन में फर्स्ट 3 स्टेंजास क्वार्टर होते हैं, फाइनल स्टेंजा कपलेट होता है, और इसके अंदर राइम स्कीम होती है एक स्पेसिफिक, ए बी सी डी ई एफ एंड द कपलेट इज जी जी। और इसका फंक्शन क्या है, ये मेन चीज है। आपने देखा होगा 12 लाइन्स तक, यानी 4 जो कपलेट, सॉरी जो हमारी 3 जो क्वार्टरेन आए हैं, यानी 12 जो लाइन आई हैं, उन 12 लाइन्स के अंदर पोइट जो है वो बेचारा परेशान है, वो बस बताया जा रहा है कि बहुत कर लिया मैंने। लेकिन 2 लाइन जो आई, यानी कपलेट जो आया, उसके अंदर उन्होंने क्या बता दिया, रिजोल्यूशन बता दिया कि तुम अगर चाहो तो फिर से सब कुछ सही हो सकता है। तो ये है पैटर्न सोनेट, इंग्लिश सोनेट्स का, शेक्सपियरियन सोनेट्स का, यही फॉलो किया है हमारे इस पोइट ने। राइम स्कीम एज यूजुअल, जैसा कि हम डिस्कस करते ही हैं, राइम स्कीम को निकालने के लास्ट वर्ड को सिर्फ एक बार बोलकर देखना है, इसके साउंड को देखना है। पार्ट, अब पार्ट जो है इस साउंड को हम ए एज्यूम कर लेते हैं, मी, अब ये पार्ट के जैसा नहीं है तो इसको अलग यानी बी मान लेते हैं। पार्ट एंड हर्ट, यहाँ टी जो है वो साउंड आ रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, तो ए यानी रिपीट हो गया। मी फ्री, यहाँ भी ई का साउंड आया लास्ट में, यहाँ फ्री में भी ई का साउंड आया लास्ट में, तो ये बी हो गया। ये देखो गिवन है यहाँ, है ना। तो ये हमारी राइम स्कीम हो गई। लास्ट जो है यहाँ तक राइम स्कीम जो है ये निकाली हुई है, लेकिन आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि राइम स्कीम निकालने का जो ये तरीका है ये आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। अभी तक तो आप मास्टर हो गए होंगे राइम स्कीम निकालने में। चलिए, ये था हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।